प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग नए बैच में बायोलॉजी के लिए टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी, जीआईसी के लिए फाउंडेशन बैच कर रहे हैं, जिसमें हमने क्लास 11th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड को हमने डिस्कस कर लिया है। आज वनस्पत जगत यानी अध्याय नंबर 3 जो चैप्टर नंबर 3 आपका है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके यहाँ पे चीज़ों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपसे बताया था कि 1969 में यानी 1969 की ईस्वी में पूरे जगत को, जीव जगत को 5 वर्गों में बांट दिया गया था आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा, जिसमें कहा गया कि एक जगत मोनिरा किंगडम था, दूसरा प्रोटिस्टा था, तीसरा फंजाई था, चौथा क्या था, प्लांटी था और पांचवा एनिमेलिया था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि प्लांटी को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, एक नए चैप्टर में पढ़ेंगे वनस्पत जगत में, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। उसके बाद एनिमेलिया के लिए अलग अगला चैप्टर आपका है, जो चैप्टर नंबर आपका 4 बनता है, अध्याय 4। ठीक है, आप मार्केट से बुक परचेज कर चुके होंगे, अगर नहीं परचेज किया तो जरूर ले लीजिए और पढ़ते रहिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। वरना ऐप के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐप एनसीईआरटी के आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फ्री में है। ठीक है, चलिए आज मैं बात करूँ वनस्पत जगत के बारे में। तो वनस्पत जगत को 5 अलग अलग किस में बांट दिया गया है, डिवीजन में बांट दिया गया। मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि किंगडम को जब बांटा जाता है तो फाइलम में बांटा जाता है। एनिमल को तो फाइलम में बांटते हैं, लेकिन अगर प्लांट होता तो उसे डिवीजन में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो जो डिवीजन यहाँ पे है, उस डिवीजन में 5 अलग अलग डिवीजन है। एक को हम लोग कहते हैं थैलोफाइटा, हालांकि बुक में शैवाल लिखा गया है तो शैवाल कहते हैं। उसके बाद ब्रायोफाइटा है, टेडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पादप जगत का पीढ़ी एकांतरण पढ़ना है, जो आपको यहाँ पे दिया गया है। यह चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप देखेंगे तो जब इसको उठा करके आप देखेंगे तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक करके चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में हमने व्हिटेकर द्वारा सुझाए सजीवों के प्रमुख वर्गों के विषय में पढ़ा था। जो भी अलग अलग वर्ग थे, इनके बारे में सुझाए गए थे किसके द्वारा, आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा। तो हमने 1969 में इन्होंने दिया था और 5 जगत के बारे में हमने पढ़ा था। इसमें इन्होंने 5 किंगडम मोनिरा, जिसके अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। प्रोटिस्टा, सभी यूकैरियोटिक एक कोष के जीवों को रखा गया। फंजाई, इसके अंतर्गत सभी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर किसको रखा गया, शैवाल को रखा गया है। किसको रखा गया, कवक को रखा गया। फंजाई में किसको रखा गया, कवक को रखा गया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। और उसके बाद एनिमेलिया, आप जानते हैं, जंतु जगत को रखा गया। और लास्ट में आपका किंगडम प्लांटी है, जो आप पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, इस अध्याय में हम प्लांटी जगत, जिसमें वनस्पत जगत भी कहा जाता है, के बारे में वर्गीकरण में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। हमने यहाँ पर इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि वनस्पत जगत के विषय के समयानुसार परिवर्तन आया। फंजाई तथा मोनिरा तथा प्रोटिस्टा वर्ग के सदस्य, जिनमें कोशिकाभित्त होती है, अब प्लांटी वर्ग से निकाल दिए गए हैं। यद्यपि वे पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में थे। कह रहा पहले जो थे ये सभी किस में रखे गए थे, या चाहे वो आपका फंजाई रहा हो, चाहे मोनिरा रहा हो, चाहे प्रोटिस्टा, जितने के ऊपर कोशिकाभित्त पाई जाती है यानी शैवाल पाई जाती है, इन सभी को कहाँ रखा गया था, सभी को प्लांटी के साथ रखा गया था, लेकिन कुछ को प्लांटी से हटा दिया गया। ठीक है, कह रहा कि हटा दिया गया है। अब किस लिए हटाया गया तो बाद में बात करेंगे। इसीलिए साइनोबैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवाल, इसलिए साइनोबैक्टीरिया जिन्हें नीले हरे शैवाल कहते हैं, का शैवाल नहीं है। कह रहा है कि अब वो शैवाल नहीं रह गए। पहले इन्हें शैवाल कहा जाता, अब शैवाल नहीं रह गए, बल्कि किस में चले गए, बैक्टीरिया में चले गए, जिन्हें आप ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, या इन्हें नीलहरित शैवाल कहा जाता है। इस अध्याय में हम प्लांटी के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के बारे में समझने वाले हैं, यानी पढ़ने वाले हैं, या और एक एक विषय पे ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, चलिए आओ इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने के लिए एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखें। पहले दिए गए वर्गीकरण में हम आकारकी के गुणों, पहले क्या पढ़ेंगे, आकारकी के गुणों को पढ़ेंगे, यानी इसके मार्फोलॉजी में क्या चक्कर है। जैसे प्रकृत, रंग, पत्तियों की संख्या तथा आकृति के आधार पर यदि वर्गीकरण करते हैं तो ये मुख्यतः कायिक गुणों तथा पुमंग की रचना के आधार पर है। तो लिनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण को कृत्रिम थे क्योंकि उन्होंने बहुत ही समीप वाली संबंधित स्पीसीज को अलग कर दिया था। इसका कारण था कि वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे। कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों में समान मान्यता दी गई थी। यह अब स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कायिक गुणों में प्रायः वर्गीकरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। इसके
विपरीत प्राकृतिक वर्गीकरण जिन जीवों में प्रकृति संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों जैसे कि परारचना, शारीरी, भ्रूण विज्ञान और पादप रसायन के आधार पर विकसित होता है। पुष्पी पादपों में इस वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टर हुकर ने समझाया था। पुष्पी पादप में इस वर्गीकरण को, किस वर्गीकरण को, तो आप कहेंगे प्राकृतिक वर्गीकरण को किसने समझाया था? जॉर्ज बेंथम। और किसने? जोसेफ डाल्टर हुकर ने। आपके कोर्स में रखा गया है बेंथम तथा हुकर का वर्गीकरण, याद है आपको? बेंथम तथा हुकर का वर्गीकरण। और आपने देखा होगा पीएचडी में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, पीएचडी वाले पेपर में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या दिया गया है, एक एक करके समझेंगे। वर्तमान में हम जात वृत्ति वर्गीकरण तंत्र, फिर से सुनिएगा, वर्तमान में हमने जात वृत्ति वर्गीकरण तंत्र जो विभिन्न जीवों में विकासी संबंध पर आधारित है, किसमें? इवोल्यूशन पर आधारित है, को स्वीकार करते हैं। इससे यह पता चलता है कि समान टेक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे। अब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं। यह तब और भी कठिन हो जाता है इसके पक्ष में कोई भी जीवाश्मी प्रमाण उपलब्ध न हो। संख्यात्मक बारीकी जिसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया गया है और इसके बाद उसे प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया है और उसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान में रख सकते हैं। आजकल वर्गीकृत भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका वैज्ञानिक सूचनाओं जैसे कि क्रोमोसोम की संख्या, रचना, व्यवहार तथा रसायन वर्ग की जो पादप में रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं, आज का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए हमें जो पढ़ना है, हमारी मेन टॉपिक आ गई शैवाल। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? शैवाल के बारे में डिस्कस करेंगे और शैवाल की ब्रीफ जानकारी हम लोग यहाँ से लेंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके हम आपको बताते जाएंगे, आप सुनते जाइएगा, समझते जाइए। शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलोइड। देखिए जहाँ पे आपको थैलोइड लिखा रहेगा उसका मतलब होता है कि ऐसा पौधा जिसमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती। ऐसा पौधा जिसमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती उसे थैलोइड कहते हैं। स्वपोषी यानी ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और किसके माध्यम से, जल्दी बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा क्या है, जल्दी बता दीजिए? जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, मिनरल तथा सूरज की रोशनी में क्या करते हैं? अपना भोजन बना लेते हैं। तथा जली, मुख्यतः कुछ जली होते हैं, मुख्यतः क्या सभी के सभी जली होते हैं ज़्यादातर, ठीक। अलवणीय जल तथा समुद्री दोनों होते हैं, यानी कह रहे लवणीय तथा अलवणीय दोनों जलों में पाए जाते हैं जीव हैं। ये अन्य आवास जैसे कि नमयुक्त पत्थरों, और कहाँ पाए जाते हैं? नमयुक्त पत्थरों पर पाए जाते हैं, मिट्टी पे भी पाए जाते हैं, जैसे काई जो लग जाती है जिसे मिट्टी पर पाए जाते हैं, तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। उनमें से कुछ कवक लाइकेन में तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं, जैसे स्लॉथ रीच, ठीक। शैवाल के माप तथा आकार में बहुत भिन्नता होती हैं। एक कॉलोनी जैसे कि बॉलवॉक्स, कॉलोनी के रूप में अगर पाए जाएंगे तो बॉलवॉक्स, तथा तंतुमयी कुछ फिलामेंटस होते हैं जैसे कि यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, ठीक, तक हो सकते हैं। इनमें से कुछ शैवाल जैसे कि केल्प बहुत विशालकाय होते हैं। शैवाल कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन करते हैं। कायिक जनन विखंडन भी द्वारा होता है। इसके प्रत्येक खंड में थैलस बन जाते हैं। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः ये बीजाणु जो स्पोर होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? जू स्पोर कहा जाता है। इनमें कसाभिक फ्लैजिला होता है और ये चलायमान होते हैं। अंकुरण के बाद इनसे पौधे बन जाते हैं। लैंगिक जनन में दो युग्मक संगलित होते हैं। ये युग्मक कसाभिक युक्त, फ्लैजिला युक्त तथा माप में समान हो सकते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स, अथवा फ्लैजिला विहीन लेकिन समान माप वाले हो सकते हैं, जैसे स्पायरोगायरा। ऐसे जनन को समयुग्मी कहते हैं। कह रहा है ऐसे जनन को समयुग्मी कहते हैं। जब विभिन्न माप वाले दो युग्मक संगलित होते हैं तब उसे असमयुग्मी कहते हैं। एक मिनट रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ। जैसे पहले मेरी बात सुन लीजिए। कह रहा है कि इसमें जो होता है, जो युग्मक बनते हैं, जिसे हम लोग गैमीट कहते हैं, जो युग्मक बनते हैं, अगर ये दोनों समान होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? समयुग्मी कहा जाता है। यानी इसमें मेल फीमेल डिसाइड नहीं होता है और दोनों की शेप, साइज, रंग, रूप बराबर होते हैं, क्या कहते हैं? समयुग्मी कहते हैं।
कह रहा अगर ये असमान होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, असमयुग्मी कहते हैं। ठीक है, जैसे किसमें पाया जाता है, यूरोडायनामिक, किसे, यूडोडायनामिक, किसमें पाया जाता है, यूडोडायनामिक। कुछ स्पीसीज विषम युग्मी और कुछ कैसे होते हैं विषम युग्मी, यानी एक अगर गोल है तो एक लंबा होगा, या एक गोल है तो एक दूसरे आकार का होगा, यानी आकार रंग रूप से अलग हो जाएंगे। तो कुछ कैसे होते हैं विषम युग्मी होते हैं, अलैंगिक जनन में बड़े अचल स्थैनिक मादा युग्मक से तथा एक छोटा चलायमान नर युग्मक सम्मिलित होता है, जैसे कि वाल्वाक्स और फ्यूकस में। शैवाल वर्ग तथा इनके महत्वपूर्ण गुणों का सारांश तालिका में दिया गया है। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवालों द्वारा स्थिर किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप देखिए, कह रहा है पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल द्वारा स्थिर किया जाता है, यानी टोटल जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसे आधा भाग कौन उसको शांत करता है, उसके आधे भाग को शैवाल जो होता है क्या करता है, स्थिर कर देता है। प्रकाश संश्लेषण, एक कुछ जीवों के डायग्राम दिए गए हैं। प्रकाश संश्लेषण जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार है। पूरा वीडियो देख के जाइएगा, आगे एक टेबल है, इस टेबल को याद करना बहुत जरूरी, मैं आपको बताऊंगा, घबराइएगा मत। आधार है पोरफायरा, लेमिनेरिया तथा सार्गासम की बहुत सी स्पीसीज प्रजातियों जो समुद्र की 70 स्पीसीज प्रजातियों में से हैं, भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत से अधिक कैरोगिन यानी लाल शैवाल से का उत्पादन करते हैं, जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है। जिलेडिनम तथा ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग सूक्ष्मजीवों के संवर्धन तथा आइसक्रीम की जेली बनाने में किया जाता है। क्लोरेला तथा स्प्रुलाइन एक कोष की शैवाल है, इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। शैवाल 3 प्रकार से विभक्त किए गए हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। अब आ जाइए आपको जहाँ देखना है, यहाँ आप देखिए कह रहा है क्लोरोफाइसी, पहले कहाँ आएंगे, क्लोरोफाइसी में। क्लोरोफाइसी ऐसे शैवाल को कहते हैं, इसका कॉमन नाम क्या होता है, हरा शैवाल। और आपने अगर पीजीटी का पेपर देखा होगा तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया था, आपको वर्णक भरने थे। आपने पीजीटी का पेपर यदि नहीं देखा, देखिए 2021 के पीजीटी का पेपर, यहाँ से वर्णक भरने थे और आपको मैच करा के बताना था। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रंट लाइन का है। क्लोरोफाइसी हरे शैवाल होते हैं, क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। संचित भोजन किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। कोशिका भी किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और जो फ्लैजिला की स्थिति होती है कितनी होती है, 2 से 8 तक हो सकती है। समान होते हैं, शीर्ष पे पाए जाते हैं। आवास इनका अलवड़ी जल यानी मीठे जल में पाए जाते हैं, सादे जल में पाए जाते हैं, लवड़ी जल में भी पाए जाते हैं, कुछ खारा जल में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल याद रखना जरूरी है। भोजन इनका किस रूप में होता है और कोशिका भित्ति किस रूप में होती है, तीनों को याद रखना अति आवश्यक है। फियोफाइसी की बात करते हैं, इन्हें हम लोग भूरे शैवाल कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। ए तो तीनों में पाए जाते हैं, और एक में बी होता है, एक में सी होता है, एक में डी होता है। तो याद रखिएगा फियोफाइसी में, जिसे आप भूरे शैवाल कहते हैं, क्लोरोफिल कौन सा पाया जाता है, ए और सी, जिसे हम लोग फ्यूकोजेंथिन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूकोजेंथिन कहते हैं। इसका भोजन किस रूप में स्टोर होता है, मैनिटाल लेमिनेरिया के रूप में स्टोर होता है। सेलुलोज तथा एल्जिन की बनी हुई इनकी भित्ति होती हैं, और इसमें दो फ्लैजिला पाया जाता है, जो कि असमान और पार्श्व हो सकते हैं। अलवड़ी बहुत कम खारा जल और लवड़ी जल होता है। रोडोफाइसी लाल शैवाल होते हैं। क्लोरोफिल ए और डी, फियोएरिथ्रिन फाइकोएरिथ्रिन नाम होता है। ए और डी क्लोरोफिल पाए जाते हैं, फाइकोएरिथ्रिन नाम होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च, इसको क्या कहते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च कहते हैं। संचित भोजन होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। और इसमें क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति क्या होती है, सेलुलोज की होती है। और इसमें फ्लैजिला की स्थिति क्या होती है, फ्लैजिला अनुपस्थित होता है, क्वेश्चन है। और अलवड़ी जल में पाए जाते हैं, खारा जल में पाए जाते हैं, और लवण जल में पाए जाते हैं अधिकांशतः। ठीक है, जीव होने के कारण शैवाल अपने आस, अच्छा ये तो हो गया आपका, इधर आ जाते हैं। क्लोरोफाइसी के सदस्य को प्रायः हरा शैवाल कहते हैं। ए एक कोश की कॉलोनी में तथा तंतुमयी हो सकते हैं। क्लोरोफिल ए तथा बी के प्रभावी होने के कारण इनका रंग हरी घास की तरह होता है। वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डिस्क प्लेट की तरह जालिकाकार, कप के आकार के, सर्पिल तथा रिबन के आकार के हो सकते हैं। इसके अधिकांश सदस्य क्लोरोप्लास्ट में एक या एक से अधिक पायरिडाइन होते हैं।
पायरिडाइन स्टार्च होते हैं, ठीक है। कौन सा स्टार्च होता है? पायरिडाइन स्टार्च होते हैं। कुछ शैवाल तेल बिंदुक के रूप में भोजन संचित करते हैं। हरे शैवाल में प्रायः एक कठोर कोशिका भित्त होती है। क्या होता है? कोशिका भित्त होती है, जिसकी भीतरी सतह सेलुलोज की बनी होती है तथा बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। याद रखिएगा, कह रहा है कि इसमें एक कोशिका भित्त पाई जाती है जिसकी भीतरी सतह किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, तथा बाहरी सतह किसकी बनी होती है? पेक्टोज की बनी होती है। अंडरलाइन करिए और ध्यान से देखिएगा, बाहरी सतह किसकी बनी होती है? पेक्टोज की, और भीतरी सतह किसकी बनी होती है? बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है और भीतरी सतह किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। चलिए, कायिक जनन प्रायः तंतु के टूटने से तथा विभिन्न प्रकार के जीवाणु स्पोर के बनने से होता है। कायिक जनन फ्लैजिला युक्त जो स्पोर से होता है, जो स्पोरेंजिया चल बीजाणु से बनते हैं। लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। ये समयुग्मी, असमयुग्मी तथा विषमयुग्मी हो सकते हैं। इसके उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास है, वाल्वाक्स है, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा, कारा इत्यादि इसके उदाहरण होते हैं। फियोफाइसी आ जाते हैं। फियोफाइसी अथवा भूरे शैवाल मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? जहाँ पे समुद्री आवास होता है, यानी लवड़ी जल में पाए जाते हैं। इनके माप तथा आकार में बहुत भिन्नताएं होती हैं। ये सरल शाखित तंतुमयी, ठीक है, तंतुमयी जिसे आप फिलामेंटस कहते हैं, एक्टोकार्पस लिखा गया है, से लेकर के सघन शाखित जैसे केल्प तक हो सकते हैं। केल्प की ऊंचाई लगभग 100 मीटर तक हो सकती है। केल्प एक शैवाल है जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी हो सकती है? 100 मीटर तक हो सकती है। इसमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। ए और सी कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल पाए जाते हैं। इनका रंग जैतूनी हरे से लेकर के भूरे के विभिन्न सेट तक हो सकते हैं। ए सेट जेंथोफिल वर्णक फ्यूकोजेंथिन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। यह भोजन लेमिनेरिन तथा मैनिटाल के रूप में हो सकता है। कायिक कोशिका में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्त होती है जिसके बाहर की ओर एल्जिन तथा जिलेटिनी अस्तर होता है। प्रोटोप्लास्ट के लवक के अतिरिक्त केंद्रक में राजधानी तथा केंद्रक होते हैं। पौधे प्रायः संलग्न द्वारा आधा अस्तर सबस्ट्रेट से जुड़ा रहता है और इसमें एक वृंत तथा पत्ती की तरह का प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। इसमें कायिक जनन विखंडन भी द्वारा होता है। अलैंगिक जनन नाशपाती के आकार वाले 2 फ्लैजिला युक्त जो स्पोर द्वारा होता है। इसके फ्लैजिला असमान होते हैं तथा ये पार्श्वी रूप से जुड़े होते हैं। इसमें लैंगिक जनन समयुग्मी, असमयुग्मी तथा विषमयुग्मी हो सकता है। युग्मकों का संगम जल में तथा अंडधानी विषम युग्मी स्पीशीज प्रजाति में हो सकता है। युग्मक पायरीफ्रोम नाशपाती आकार की होती हैं और इसमें इसके पार्श्व में 2 फ्लैजिला होते हैं। इसके समान सदस्य एक्टोकार्पस, डेक्टियोटा, लेमिनेरिया और सार्गासम तथा फ्यूकस होते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रोडोफाइसी, देखिए इसे आप पढ़ते रहेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे हर एक पॉइंट, हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इस पर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जितना दिया गया उतना ही पढ़ते रहेंगे तो याद हो जाएगा। याद करने का कोई शार्ट ट्रिक नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, उसे मेमोराइज करना पड़ेगा, उसे ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा, तभी याद होगा। कोई भी शार्ट ट्रिक ऐसी नहीं जिससे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं। शार्ट ट्रिक बताने वाले बताएंगे आपको। देखिए बहुत सारे लोग शार्ट ट्रिक बताएंगे। मेरी बात आप गौर से सुनिए और मानिए। मानना चाहिए आपको, कभी कभी बात मान लेनी चाहिए। मानना इसलिए चाहिए कि जो आपको शार्ट ट्रिक बता रहे हैं ना, एक्चुअली में वो शार्ट ट्रिक क्या है कि हमने लिख दिया आर, ठीक, जी, और ब्राउन को क्या कहते हैं? ब्राउन को बी। ये देखो रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी। अब रेड से रोडोप्सिन, ये तो ये सारी चीज़ें ट्रिक, ये जितनी भी ट्रिक फालतू की बनाई जाती है ना, ये छोटे एग्जाम के लिए काम करती हैं। जब आपका डी ग्रुप का, सी ग्रुप का, डी ग्रुप का कोई एग्जाम होता है तो वहाँ पे ठीक है। लेकिन जब आप एक ए ग्रुप की नौकरी करने जा रहे हैं, आप लेक्चरर पोस्ट पे जाने जा रहे हैं, जब आप लेक्चरर बनने जा रहे हैं, तो ये सारी ट्रिक वहाँ काम नहीं करती हैं। ये सब फालतू चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए सारी चीज़ें आपको पढ़ना है और इसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसे आप सीरीज मान के पढ़ें। इसमें भी पूरी चीज़ें दी नहीं गई हैं, आपको सीरीज मान के पढ़ना। क्लासेस आएंगी तो आप देखेंगे। रोडोफाइसी लाल शैवाल है। इनका लाल रंग लाल वर्णक तथा आर फाइकोरिथिन के कारण है। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी बहुलता समुद्र में गर्म क्षेत्र में अधिक होती है। जहाँ पे गर्म जल पाया जाता है वहाँ पे अधिक होती है। पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ पर भी पाए जाते हैं और समुद्र की गहराई में भी यह प्रकाश कम होता है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांशतः बहुकोशिक होता है और इनमें से कुछ की संरचना बड़ी जटिल होती है। इनका भोजन फ्लोरेडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है।
ठीक, इस स्टार्च की रचना एमाइलो प्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होती है। इसमें काय जनन विखंडन, अलैंगिक जनन अचल स्पोर बीजाणु तथा लैंगिक जनन अचल युग्मकों द्वारा होता है। लैंगिक जनन विषम युग्मी तथा होता है तथा इसके पश्चात निषेचनोत्तर यानी निषेचन के बाद विकास होता है। इसके सामान्य सदस्य कौन से हैं? पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा तथा जिलेडिनम इसके सामान्य स्पोर हैं। आप जानते हैं कि हम एक दिन में एक ही टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगली टॉपिक हमारी होगी ब्रायोफाइटा, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट डे। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एक एक करके सबको देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।